आप सभी जॉब से टनल देखना शुरू कर चुके हैं और आज के हमारे इस विशेष पेशकश में सबसे पहले आपको हम अपने चैनल के बारे में बतलाएंगे। उसके बाद आपको एक ऐसे मुद्दे को छुएंगे जिस पे हमारे चैनल की कभी चर्चा नहीं हुआ। सबसे पहले आपको बतलाना चाहेंगे कि जॉब टनल के जितने भी तमाम दर्शक हैं उन सभी को ये पता होगा कि इस पर शिक्षा और रोजगार की बातें होती हैं, उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की बातें होती हैं, ज्ञानवर्धक जानकारियाँ होती हैं। लेकिन आज जो जानकारी लेकर के हम आपके बीच में आए हैं उस जानकारी में तमाम दस्तावेज हमारे हाथ में है। हमारे देश में जो घटित हो रहा है उससे हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन आज जॉब टनल पर इसका चर्चा करना ज़रूरी है। जॉब से टनल पर चर्चा करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हमारे वर्तमान को आने वाले भविष्य पर निर्धारित करता है। वर्तमान और भविष्य के संयोग के तालमेल से जो संगम है इसी का नतीजा है जो हमारे देश में भी घटित हो रहा है। तो एक सच्चे पत्रकार होने के नाते और हमें पता है कि हमारे चैनल पे युवाओं की ज़्यादा रीच होती है, तो युवाओं के बीच में भी इस विषय पे चर्चा होना चाहिए। इसीलिए हम सभी पत्रकार की नज़र से नहीं, एक वेल एडुकेटनिस्ट के नज़र से, जिसको आप कह सकते हो एडुकेटर, उसके नज़र से आज हम लोग इस मुद्दे को देखेंगे। तो जो अपना मुद्दा भी चल रहा है हिंदुस्तान में, किसान आंदोलन, हम सभी इससे रूबरू होंगे, हम सभी इसे जानते होंगे और इस पे जितने भी डायनामिक नज़रिया हैं हम सभी के वो अलग अलग होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जॉब से टनल के लिए आज इस मुद्दे पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पे शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा नहीं हुआ हो और मीडिया के पत्रकारों की नज़र शायद वहाँ नहीं गई हो या जिन मुद्दों को नहीं उठाया गया हो। आप तमाम युवाओं से कुछ सवाल हैं। सवाल ये है कि जो कुछ भी हमारे देश में हो रहा है इसका पहला सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में इसका क्या असर पड़ेगा, हमारे एडुकेशन के सेक्टर में इसका क्या असर पड़ेगा, हमारे इंस्टीट्यूशनल्स जो ट्रांसफॉर्म्स हैं वहाँ पे इसका क्या असर पड़ेगा, हमारे लाइफ के करंट सिनेरियो पे इसका क्या असर पड़ेगा, हमारे लाइफ के आने वाले फ्यूचर व्यू में इसका क्या असर पड़ेगा। और जो कुछ भी घटना घट रहा है किसान आंदोलन में, इस घटना को देखकर आने वाले समय में हमारा नज़रिया और दृष्टिकोण कैसा होगा। जो लोग इसके भागीदार हैं, जो लोग इसके विपक्ष में हैं, जो लोग जिन नामों के ऊपर 3-4 नाम हैं जिनके ऊपर आकर के ये आंदोलन सिमट चुका है, वो लोग हम तमाम युवाओं के लिए विरासत में क्या छोड़कर जाएंगे। ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आज जानना, जिस पे चिंतन मंथन चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। सिलसिलेवार तरीके से करते हैं शुरुआत। लगभग 2 महीने से भी ऊपर हो गए किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी से किसान पहुंचे हुए हैं। एमएसपी का मामला चल रहा है। एमएसपी पे चर्चा नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप सभी को एमएसपी के बारे में पता ही है। तो अलग क्या है? अलग ये है कि जब 2 महीने से वहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, बीच में अल्टीमेटम दिया गया कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। उसके बाद 3-4 नाम आते हैं। एक नाम है राकेश टिकैत का, जो कि वरिष्ठ किसान नेता हैं, किसान के प्रवक्ता भी हैं, और नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह का मामला हो और उनके नाम पे चर्चा न हो तो ये इनके नाम के साथ नाइंसाफी होगी। और भी हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह, जेपी नड्डा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी हैं। तो इन सारे नामों को लेकर के भी किसान आंदोलन की नज़र इन नामों के ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि आज पिछले 7 घंटे के अंदर, कल रात 1 बजे के बाद से 7 घंटे के अंदर 4,05,000 लोगों ने ट्वीट किया है कि मोदी कायर है। जिस देश के प्रधानमंत्री पर इतनी बड़ी संख्या में ट्वीट्स जा रहे हों, राकेश टिकैत नाम को पॉपुलर बना दिया गया हो, पिछले 2 दिनों के अंदर जो घटनाएं घटी हैं, राकेश टिकैत को 80,000 लोगों ने उन पर ट्वीट किया है, उनको सर्च किया गया है, और किसान आंदोलन पे मोर देन 8 लाख लोगों के व्यू आए हुए हैं। तो अब सोचिए कि जॉब टनल परिवार का भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ा इसकी बारीकियों से इस चीज़ के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले हमने आपसे जो सवाल पूछा था तथाकथित रूप से शुरू में कि जो ये हो रहा है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा,
जो लोग इसके पीछे हैं या जो लोगों की जो भी मंशा है वो विरासत में क्या छोड़कर जा रहे हैं, जो ये चीज़ें हो रही हैं, इस पे तमाम युवाओं का नज़रिया और दृष्टिकोण कैसे बदलेगा, ये तमाम सवाल थे जिसका जवाब हम सभी को सोचना चाहिए इत्मीनान से बैठकर। उसके बाद आपको बतलाना चाहिए कि ट्रैक्टर परेड निकाला गया, लाल किले पे झंडा फहराया गया। अब इसमें मीडिया का एंट्री होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में 4 दिन पहले से इतना चर्चा नहीं था इन चीज़ों के ऊपर, कोरोना वैक्सीन और पता नहीं क्या क्या, मतलब हमारे देश की मीडिया पे आज जमकर भड़ास निकालने का हमें मौका मिला है। और बहुत शर्म की बात है कि हम चौथे स्तंभ के भी एक सदस्य आते हैं जिसे हम अपने आप को भी मीडिया समझते हैं, पर मीडिया अपनी विश्वसनीयता के लिए जूझ रहा है और कहीं ना कहीं मीडिया में भी काफ़ी कमियाँ हैं। आज खुलकर भड़ास सबसे पहले मीडिया के लिए भी है कि जो कुछ भी हो रहा है, हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार मीडिया ही है। जिन किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी करार किया गया, जिन्हें बागी बतलाया गया, उन शब्दों को सबसे पहले मार्केट में लाने वाला मीडिया ही है। मीडिया हाउस के संपादकों ने इन तमाम शब्दों का प्रयोग किया और उन्होंने ये कहा कि सूत्रों के हवाले से या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता या बीजेपी के वरिष्ठ लोग ये बात कह रहे हैं। अब जरा सा सोचिए कि अगर आप मीडिया हैं तो आपके इथिक्स कहाँ चले गए कि वो ये बात कह रहे हैं। मीडिया का सबसे पहला इथिक्स होता है कि सेंसनलिज्म को भी दबाना और सोसाइटी को अवेयर और अवेक करना, और उन चीज़ों और उन मुद्दों, अगर किसी तरह का मुद्दा भी उठ कर आ रहा है तो उन मुद्दों को दबा दिया जाए जिससे समाज में सौहार्द न बिगड़े। आपको पता होगा अफ्रीका में आज से 50 साल पहले जो हुआ था ब्लैक एंड वाइट को लेकर के, नेल्सन मंडेला जैसे जैसे लोगों का भी 100 साल पहले से नाम आ रहा था उनकी किताब से, और जो भी इतिहास की आप घटनाओं को देखिए, इसमें मीडिया का बहुत अहम रोल देखा गया है लोगों के बीच में लड़वाने का, तोड़वाने का, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ब्लैक वाइट के नाम पर, इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो कहीं ना कहीं मीडिया जो है वो किसान आंदोलन में सबसे अहम जिम्मेवार है। जिन मीडिया के माध्यम से माफिक से उन्हें किसानों को खालिस्तानी करार कर दिया गया, उन्हें आतंकवादी करार कर दिया गया, उन्हें बागी करार कर दिया गया, उन्हें किसान नहीं कहा जा रहा है। और ये जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे सुलगती हुई ज्वालामुखी का रूप ले ली। अब कल रात कुछ ऐसा हुआ है जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आपको बतलाना चाहिए कि रात 1 बजे की घटना है। राकेश टिकैत जो है, जिनको हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मीडिया को हाइप मिल रहा है, माइलेज मिल रहा है, तो कल रात 1 बजे वो रोते हुए एक मैसेज ड्रॉप करते हैं कि यह आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश है और हम किसानों के साथ कुछ भी बर्बरता का व्यवहार हो सकता है, गोलियां भी चल सकती हैं, हमें जान का खतरा भी है। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने कहा और उनके जो ये तरह से कह सकते हैं कि जो मैसेज आए थे, इस मैसेज को लेकर के भावनात्मक मैसेज थे, काफ़ी लोग भावुक हो गए और उसके बाद लोग निकल गए दिल्ली की ओर। और सुबह होते होते का आलम यह है कि दिल्ली के बॉर्डर को भी घेर लिया गया, चारों तरफ से जनसैलाब उमड़ पड़ा है। और बीइंग मीडिया पर्सन हमें नहीं मालूम कि किस बात में कितना दम है, कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने उठाया। सबसे पहले तो ये कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने ईमानदारी के साथ, नैतिकता के साथ अपना काम नहीं किया, तो उनके काम न करने का नतीजा है कि ये चीज़ इतना बड़ा बवंडर बन चुका है, एक ज्वालामुखी का रूप ले चुका है। एक उनका जो आक्रोश है, उनका जो गुस्सा है, वो फूट कर इस तरीके से आ गया है कि अगर अभी भी मीडिया नहीं संभलती है, मीडिया अभी भी नहीं संभलता है, या मीडिया के संस्थापक, तो आने वाले समय में कहीं ऐसा न हो कि मीडिया के लोग शिकार हो जाए। ये मैं बात ऑन कैमरे के सामने पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। और इसका जीता जागता उदाहरण देखिए कि जी न्यूज़ का जो वैन है उसको भी कल शाम किसान के लोगों ने घेर लिया और उनके जो स्टिंगर और रिपोर्टर को सामना करना पड़ा नाराजगी का। तो जो मीडिया के मालिक बैठे हुए हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिन एसी के कमरों में बैठकर सूट वूट पहन कर, टाई लगाकर टीवी पे नज़ारा देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की आग की लपटें आपके घर तक नहीं पहुँचेंगी। जब आग लगता है तो पता नहीं चलता है कि लपटें कहाँ से पहुँच रही है। कहीं ऐसा न हो कि आपका भी दामन झुलस जाए, चंद पैसों के कारण आप ऐसा काम न करिए जिसके कारण आपकी साख दाव पे लग जाए, लोगों को आपसे भरोसा उठ जाए। पहली बात। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है बीजेपी पार्टी के आईटी सेल का। आपको बतलाना चाहेंगे कि दिल्ली लाल किले पर जो झंडा फहराया गया उसको स्वीकारा नहीं जा सकता है क्योंकि वो पुश्तैनी इमारत है। लेकिन जब झंडा फहराया गया तो उस झंडे को बीजेपी आईटी सेल के कुछ लोग कह रहे थे कि ये खालिस्तान का झंडा है, ये बड़ा सवाल है।
अगर वो लोग ये बात कह रहे थे तो उन तमाम लोगों से हम कहना चाहेंगे कि ठीक उसी 26 जनवरी को सुबह में झांकियाँ निकाली गई थी परेड में। तमाम अन्य राज्य के लोग झांकी लेकर आए हुए थे और वहाँ पे विभिन्न विभिन्न राज्य की झांकियाँ निकाली गई थी, जिसमें से एक राज्य आता है अपना पंजाब की भी झांकी थी। तो लाल किले पे जिस तिरंगा को लहराया गया था, जिस झंडे को लहराया गया था तिरंगा के बाद, तो वो झंडा जो है ऑरेंज कलर का था, उस पर एक सिंबल बना हुआ था। उस सिंबल को लोग निशान साहब के नाम से उन्हें लोग जानते हैं, निशान साहब का वो प्रतीक है। अब वही निशान, वही सिंबल, वही झंडा जब पंजाब की तरफ से झांकियां निकाली गई 26 जनवरी के परेड में, तो वो लगा हुआ था। और एक फोटो भी वायरल हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो अमृतसर में जाते हैं मत्था टेकने के लिए गोल्डन टेम्पल में, तो वो भी निशान साहब का पट्टा अपने ऊपर पहने हुए थे। तो तमाम बीजेपी आईटी सेल के और आईटी के आदमियों से मेरा ये ट्रोल है कि क्या आप पैसों के लिए इतना अंधा हो चुके हैं कि आप अपने समाज का सौहार्द बिगाड़ने के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं? क्या आप अपने जमीर को मार चुके हैं? क्या आपके अंदर कोई शर्म और हया बाकी है कि आपके इस एक रवैये से समाज में तनाव और अशांति फैल सकता है, समाज विध्वंस के मोड़ पे आकर खड़ा हो सकता है, लोग एक दूसरे से टूट सकते हैं आपकी इन हरकतों के कारण? अगर वो खालिस्तान का झंडा था जिसे फहराया गया, तो फिर 26 जनवरी को जब झांकी निकली पंजाब प्रांत की, जहाँ पे वो झंडा भी लगा हुआ था, आपके सामने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, लेफ्टिनेंट, मेजर, जनरल, कर्नल, आपके तीनों सेनाएं के प्रमुख वहाँ पे थे। तमाम हिंदुस्तान के लोग, जनता लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, कुछ लोग दिल्ली में भी थे। उनकी आंखों के सामने से पंजाब की झांकी निकलती है और क्या वो अगर खालिस्तान का झंडा है तो वो खालिस्तान का झंडा वहाँ भी लगा हुआ था और लोग देखते रह गए उसको। जरा सोचने की बात है। तीसरा अहम सवाल है, ये वही आईटी के लोग हैं, बीजेपी के या मीडिया सेल के लोग हैं, जिन्होंने ये कहा कि वहाँ से तिरंगा झंडा को उतारा गया और फिर झंडा लगाया गया। तो उनको हम कहना चाहेंगे कि आप जाकर के पूरी वीडियो को देखिए, आप अच्छे से समझ जाइएगा कि जिस गुंबज पे इस झंडे को लगाया गया वहाँ पे कोई तिरंगा नहीं था। चौथी बात, सिलसिलेवार तरीके से हम कर रहे सुबह, ये कौन लोग हैं, वो कौन है जो ये बात कह रहे हैं कि तिरंगा का अपमान हुआ है? ये वही लोग हैं, ये वही आरएसएस के लोग हैं कि 1947 में देश आजाद हुआ था और 2001 तक नागपुर में आरएसएस के परिसर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था। ये वो लोग हैं, वो सिखाएंगे राष्ट्रभक्ति, वो तय करेंगे राष्ट्रभक्ति को, वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे कि ट्रू नेशनलिज्म कौन क्या होता है। ये वो लोग हैं। जरा सोचिए कि 2001 तक 50 साल तक तिरंगा को नहीं फहराया गया था आरएसएस मुख्यालय में। उसके बाद 2001-2002 में केस हुआ था, वहां पे जब कुछ लोग पहुंचे तिरंगा झंडा लहराने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस किया था कि यहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया, इसलिए इन पे केस किया जाए। वो लोग बताएंगे कि नेशनलिज्म क्या होता है। बात यहाँ की होती तो हम मान जाते। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही नजारा देखने को मिला कि वहां पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने तिरंगा झंडा से ऊपर बीजेपी का झंडा लगा दिया। तो क्या उस वक्त उनकी गलती नहीं थी? मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जो लाल किला पे हुआ है वो सही है, या मैं लाल किला वाले तत्वों को सही कहने के लिए इन तमाम तत्वों को याद दिला रहा हूँ जिनसे मैं तुलना करके ये कह सकूँ कि ये गलत है। बट कहने का मतलब ये है कि तुम कौन होते हुए कहने वाले कि ये गलत है, जब तुम्हारे अंदर खुद इतनी कमियां हैं। हमने मीडिया को टारगेट किया, मेन स्ट्रीम मीडिया को, हमने बीजेपी आईटी सेल को ट्रोल किया, और अब तो सच में नरेंद्र मोदी कायर है। 4,05,000 ट्वीट आ जाए 2 घंटे 3 घंटे के अंदर, जॉब सेटलर की टीम को जुड़ना पड़े और इस पर बयान देना पड़े, इसका विश्लेषण करना पड़े, तो समझ लीजिए कि मामला कितना गंभीर है। ये इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप ट्विटर अकाउंट को देखिए, जब टीम इंडिया जीतता है तब उसे बधाई देते हैं। अमेरिका में कुछ भी होता है तो अपने ट्विटर पे आकर के ट्वीट करते हैं। उनकी आंखों के सामने से देश जलता रहा, किसान पे लाठियां चलती रही, पुलिस वालों के साथ बर्बरता का व्यवहार होता रहा। सवाल पूछना जायज़ है कि प्रधानमंत्री कहाँ सोते रहे? उनके ट्विटर अकाउंट पर पिछले 3-4 दिनों के अंदर एक भी ट्वीट नहीं आया है किसान आंदोलन को लेकर के। ऐसे में ये पूछना लाजमी बनता है कि वो कहाँ हैं। उनका ट्विटर अकाउंट जो लोग हैंडल कर रहे हैं, जो आईटी सेल के लोग हैं, क्या उन्हें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है? देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आपका ये नैतिक और कर्तव्य बनता है कि आप इस जिम्मेवारी के ऊपर जिम्मेवारी को उठाइए और आकर के जनता को जवाब दीजिए। वो गायब है। तो हमने फिर 3 मेन प्रमुख बिंदुओं को छुआ।
मीडिया को हमने टारगेट किया, मेन स्ट्रीम मीडिया को, उनकी जो कमियां थी वो हमने बताई। जो बीजेपी की IT सेल के लोग हैं उनके बारे में हमने बतलाया कि कुछ ना कुछ तो लोग ऐसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हमने आपको बताया कि भी लोगों के ट्वीट नहीं आए हैं। और चौथा और सबसे अहम बात, महत्वपूर्ण बात जिस पे तमाम युवाओं की ध्यान जानी चाहिए, बात ये है कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो इससे फायदा किसको होगा, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल एक सवाल नहीं है, ये सवाल उन तमाम बड़े जनादेशों के मुंह पे करारा तमाचा है जहां पे लोग कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो घटना घटी है इसका माइलेज किसे मिल रहा है, इस घटना पे फायदा किसको होगा, ये सोचना चाहिए हमें कि इस तरीके का जो घटना है घट रहा है, असल में किसी पहले आंदोलन के साथ ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी हमें देखने को मिला है। और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जो टेक्स्ट मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, आप देश के रक्षा मंत्री हैं, आपके भी वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि अगर हमें पता होता कि किसान किस काम के लिए आंदोलन पर बैठे हैं तो ये आंदोलन इतना लंबा चलता ही नहीं, मैं उसी वक्त धरने पर पहुँच जाता। आपके इस तरह के बयान आना किसी भी राष्ट्र के प्रारंभिक रूप से रक्षा मंत्री को शोभा नहीं देता है, जहाँ पे 130 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है और जहाँ देश आपको सुन रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपके देश में वो क्या है। उनके लिए भी काफ़ी सोचने वाली बात है। ये 3-4 मुद्दे थे जिसको जॉब से टनल की टीम ने उठाया। अब अंतिम और अहम सवाल कि इनका जॉब से टनल से क्या मतलब। इनका जॉब से टनल की टीम से ये मतलब है कि ये चैनल हमें पता है कि इस पर युवा लोग जो हैं वो ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके सामने ये सवाल इसलिए रखा गया है ताकि जो आपको दिखाया जाए उसे आप देखकर उसे स्वीकार न करें। आप अपने मन के अंदर एक चेतना को जगाएं, चीज़ों को मूल्यांकन करना सीखें, चीज़ों के तह तक जाकर के आप ये पता करने की कोशिश करें कि इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें दम कितना है। ये वही मीडिया के लोग हैं जिनके व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहे हैं, जो पिछले 1.5 महीने से अपने चैनल पर खामोश थे, जिनको किसान आंदोलन दिख नहीं रहा था। अंतिम के 3 दिनों में उनके चैनल पे किसान आंदोलन होने लगा है। ऐसे लोगों को बाइकआउट करना शुरू करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम एक सुंदर समाज का निर्माण कर पाएंगे और समाज में सर्वांगीण विकास हो पाएगा। ये काफ़ी सारे सवाल थे। बीजेपी को टारगेट करना मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन जो भी हमने बात कहा वो फैक्ट पे बात कहा और हमें उम्मीद है कि जो कुछ भी हम कह रहे थे, स्क्रीन के ऊपर चलते हुए फोटोग्राफ्स, डाटाज, वीडियोज़, ये सब कुछ हमारे बात को पुख्ता कर रहे थे। और ये आप ये देख लीजिए कि ये कुर्सी का नशा का ही असर है। ये कुर्सी पे बैठने वाले लोग कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं और कुर्सी के हक को अदा करने के लिए अपने ही देश के लोगों के साथ कुछ भी करने को तैयार है। तो सोचने वाली बात है। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि सवाल हमेशा सत्ता से पूछना चाहिए, सवाल हमेशा पावर से पूछना चाहिए, जो सत्ता में है, जो पावर में है। क्या हमारे समाज में मीडिया ईमानदारी से काम कर रहा है? क्या मीडिया को डोमिनेट नहीं किया जा रहा है? क्या हमारे समाज में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या हमारे समाज में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या हमारे समाज के जो युवा हैं वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? घर में बैठ कर के पिज्जा और बर्गर खाना और ट्वीट करना हमें नहीं लगता कि ये ईमानदारी का काम है। आवाज़ बनना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा। बाकी तभी हमारा ये मानना है कि एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो पाएगा। अगर हम अपने वर्तमान से सवाल करना शुरू करेंगे तभी हम बेहतर भविष्य की बुनियाद रख पाएंगे। तो आज के विशेष डिस्कशन बस इतना ही।